डगलस सैक्स ने कैलकुलेट किया था फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल बाय चांस आने के लिए, है ना, थ्रू रैंडम म्यूटेशंस कितना टाइम चाहिए, कितना वो रिक्वायर्ड है। एंड ही सेड कि जितना टाइम पीरियड है उसमें इट इज़ द चांस आर मिनिमल। मैं ट्राई करूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी की जब हम बात करते हैं, दैट्स अ वार थ्योरी, गेम थ्योरी हम यूज़ करते हैं, तो सर्टन कुछ नहीं होता, ठीक है। जिस बाई चांस की आप बात कर रहे हैं, इट्स मीन कि हमारे कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ हम जिस चीज़ को फाइंड नहीं कर पा रहे वहाँ पे हम इफ बट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और डार्विन हुए या उनके बाद के साइंटिस्ट हुए, हमेशा जो थ्योरी ऑलरेडी होती है उसको बेस मान के ही काम शुरू करते हैं या उसको नल एंड वाइड करके करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को ब्रेन में रखते जरूर हैं कि ये है। तो इट्स मीन कि जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स थ्योरी आज तक हमें पूरी तरह समझ में नहीं आई। म्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो म्यूटेशन कब वर्क करेगा, जिससे हम कहना कि हाँ हमें नहीं समझ में आया। नहीं, ये नहीं कहूँगा समझ में नहीं आया। वो चेंज कब करेगा, स्विच कब करेगा, अपने आप को रिजल्ट क्या देगा। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हम सर्टेनिटी की बात नहीं करते हैं। प्रोबेबिलिटी की जैसे हमने बात ही कर ली, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब कि हमारी जो रिजल्ट है, हमारी कैलकुलेशन है, वो स्पेसिफिक नहीं है, सर्टेन नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल जैसे लॉक होता है जो मल्टी होता है ना, आराम से जो सिक्का उछालो वो हेड टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी शो करती रहेगी। लॉक्स कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेटरी लॉक होता है, ठीक है। कॉम्बिनेटरी लॉक है, समझ लीजिए 4 डायल का लॉक है, ठीक है, और एक कोई चोर है उसको खोलना है, एंड ही हैज़ टू आस्क टू इट, ठीक है। तो कितना चांस है कि 2 घंटे में 4 उसका कॉम्बिनेटरियल लॉक खोल लेगा, तो प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई कि वो खोल लेगा, ठीक है। बट व्हेन यू इंक्रीज द डायल्स, आप वो 4 को 10 कर लीजिए या 50 कर लीजिए ना, 50 डायल्स का लॉक उसको, अगर वही 2 घंटे हैं उसके पास, तो 50 डायल्स का लॉक वो 2 घंटे के अंदर कितने चांसेस हैं कि वो 2 घंटे के अंदर इसका खोल लेगा बाई चांस। ठीक है, अगर ये 50 का 100 कर लीजिए और वो 2 घंटे को 1 घंटा कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो डगलस सैक्स ने कैलकुलेट किया कि जितना टाइम पीरियड अवेलेबल है गोइंग फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन टू कैम्ब्रियन, जितना टाइम पीरियड अवेलेबल है, बाई चांस जो डीएनए का इन्फॉर्मेशन इंक्रीज है ना, वो बाई चांस इसके अंदर आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है विद इन द टाइम पीरियड। इन हिज कैलकुलेशंस का मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी दे दूँगा आपको। इन हिज कैलकुलेशन इन्होंने कैलकुलेट किया गया द चांस ऑफ मिनिमम ये बाई चांस, ठीक है। एंड जब आप डीएनए के देख करेंगे कि डीएनए कैसे वर्क करता है, तो जैसे ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं ना, ये इंक पेपर के ऊपर यूज़ की गई है, ठीक है। इंक पेपर के ऊपर टकती है क्योंकि इंक और पेपर के बीच में केमिकल अट्रैक्शन है, लेकिन ये आर के बाद ए आ रहा है, ए के बाद टी आ रहा है, टी के बाद आई आ रहा है, यहाँ पे कोई केमिकल अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होता है। कमिंग फ्रॉम ह्यूमन माइंड, आदमी ने सोचा है, लैंग्वेज डिज़ाइन की है, उस पर और यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है, मतलब जो कम्युनिकेशन फंक्शन हो रहा है, वो इंक पेपर पे होने की वजह से नहीं हो रहा है, वो इस अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको इधर उधर कर देंगे तब भी केमिकल अट्रैक्शन फोर्सेस सेम रहेंगी, तब वो रेशनल की जगह जो है वो नैरली या जो भी चमड़ी होती है, अगर आप इधर उधर कर लें रैंडमली, अगर आप रैंडमली चेंज करें तो कोई मीनिंग नहीं आएगा। डीएनए के 4 केमिकल्स होते हैं, CTAG से डिनोट किया जाता है। ये केमिकल और स्पाइन के बीच में केमिकल अट्रैक्शन फोर्सेस है, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, देयर आर नो केमिकल अट्रैक्शन फोर्सेस, आप देख रहे हैं। और जो फंक्शन है, जो प्रोटीन को कोड कर रहा है, वो स्पाइन पे केमिकल होने की वजह से नहीं हो रहा, वो जेनेटिक्स में जो यहाँ पे सेल्स हैं जो अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, वो ड्यू टू सम आउटर फोर्स के चेंज कर रहे हैं या सराउंडिंग्स से चेंज कर रहे हैं, तो सराउंडिंग्स जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, फोर्स उस पर अप्लाई होगा। मैंने पहले कहा था नेचुरल सिलेक्शन उस पर वर्क करेगा जब इंफॉर्मेशन हो, जब इंफॉर्मेशन आने में आप कोई एक मुझे केमिकल वो दिखा दिए जिससे इंफॉर्मेशन बनती होती है, देयर इज नो केमिकल वो, इसीलिए केमिकल हमें उस केमिकल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमें वो पता नहीं है, या हम उस केमिकल्स को भी हमने जो आपके रेडिकल्स हैं उनको हमने इन्वेंट नहीं किया हुआ है, तो इट्स मीन वो है नहीं। अगर आप
साइंस को एज अ बेस बात भाई अगर हम मेंडली पीरियोडिक टेबल की बात करें और उसमें जो एलिमेंट्स जो दे रखे हैं उन एलिमेंट्स के अलावा नए एलिमेंट्स नहीं पता है तो इट्स मीन वो एग्जिस्ट में नहीं है। लेकिन मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि जब अगर हम साइंस को बेसिस बना के अगर बात करते हैं ठीक है, तो हम एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज पे बात करते हैं। अगर आप इस पे चले जाएंगे कि ये हो सकता है वो हो सकता है, हाइपोथेटिकल की बात हम नहीं करेंगे, हाइपोथेटिक्स की बात नहीं करेंगे। हाइपोथेटिक्स पे तो परिकल्पना की हम बात नहीं करें, साइंस का बेसिक परिकल्पना है। अगर आप उसके हाइपोथेटिक्स बाद में जो हम रिजल्ट्स आए अगर आप सिंपल हाइपोथेसिस बिना एविडेंस के बात करेंगे तो एक कोई आदमी खड़ा होकर कहता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो यू कैन नेवर डिनाई, मतलब वो फिक्शन हो जाएगा। यू कैन नेवर डिनाई अंटिल एंड अनलेस देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट व्हाट यू सी। जब एविडेंस है तो आप दिखाइए एविडेंस कि हाँ ये एविडेंस है, इसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं। बिना एविडेंस की बात करेंगे तो कोई भी कुछ भी बोल दे। भाई आदमी कहे कि फेरीज एग्जिस्ट आदमी कहे कि फेरीज एग्जिस्ट करती हैं, आप डिस्प्रूव नहीं कर पाएंगे। कैसे? आदमी कहे कि फेरीज एग्जिस्ट करती हैं, आप डिस्प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो भी प्रूव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाएगा इसके बेसिस पे आप कहेंगे कि आप गलत। एक एग्जांपल देता हूँ। एक किसान था, ज़मींदार क्या कर्जदार था। किसान की बेटी बड़ी हुई, ज़मींदार की नज़र खोटी हुई। उसने कहा कि जय भाई या तो तेरा बाप मेरा कर्ज चुका दे या बेटी से शादी कर दे। पंचायत लगी, पंचायत ने भी निर्णय किया कि हाँ भाई ज़मींदार चूँकि बड़ा आदमी उसकी बात सही है। ज़मींदार ने क्या किया कि जो है एक थैला लिया और कहा इस थैले में से अगर सफ़ेद कंकड़ निकलता है तो जो है वो शादी कर लेगी, काला निकलता है तो मैं कर्जा माफ़ कर दूँगा। अब ज़मींदार ने शैतानी क्या की कि 2 पत्थर उठा के काले ही काले उसमें रख दिए। किसान की बेटी ने देख लिया, किसान की बेटी ने देख लिया। अब उसे समझ में नहीं आया करूँ तो क्या करूँ, अगर मैं काला निकालता हूँ जो ही पत्थर निकालूँ काला ही निकलेगा तो मतलब ज़मींदार ने तो मेरी वाट लगा दी। तो नंबर आया, पंचायत ने ऑर्डर किया भाई पत्थर निकालो। उसने पत्थर निकाला और निकालते ही वो लड़खड़ाई। जब वो लड़खड़ाई तो वो पत्थर उसके यहाँ से छूट चला गया। अब साहब उसने कहा कि जो है पता नहीं मैंने कौन सा पत्थर निकाला, मैंने देखा, मैं देख भी नहीं पाई। अब ऐसा करिए इस थैली के अंदर से पत्थर निकाल दीजिए, जो निकलेगा उससे आपसे डिसीजन हो जाएगा। तो यदि अगर उसमें से काला निकलता तो मैंने सफ़ेद निकाला होगा और अगर सफ़ेद निकलता तो मैंने काला निकाला होगा। और चूँकि किस ज़मींदार ने जो है वो दोनों काले रखे होते तो उसने निकला काला ही नहीं, उसने सफ़ेद निकाला होता। तो आपके पास हमेशा एक रास्ता होता है लेकिन उस रास्ते तक आप पहुंच नहीं पाते हो, या आप समझते हो कि हाँ बस ये सीमाएं हैं, इस सीमा के आगे हम काम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। साइंस का भी यही है, साइंस भी क्या करता है कि जैसे अभी हमारी जरूरत पूरी हो तो करा यार ठीक है आगे की रिसर्च करेंगे लेकिन अब धीरे धीरे करेंगे। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, आगे रिसर्च हो सकती है, चीज़ें बदल सकती हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकता। मतलब हमें अभी आज बात करनी है तो हमें उसी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे करनी है, अदरवाइज इस बात के लिए एविडेंस होना चाहिए। जब तक एविडेंस नहीं है तो हम एग्जिस्टिंग नॉलेज पे बात करेंगे। अदरवाइज मैं जो कह रहा हूँ कि फेरीज एग्जिस्ट करती हैं। नहीं, हम तो साइंस की बात कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि सूरज के अंदर जो है हाइड्रोजन बम के एक्सप्लोजन होते हैं, ठीक है, लेकिन ना तो हमने सूरज के टुकड़े ला के यहाँ पे टेस्ट किए हैं और ना कुछ किए। आप कहाँ से टुकड़ा उसका लेके टेस्ट किया हाइड्रोजन बम एक्सप्लोजन? आपने दूरबीन लगा के देखा साहब कि वहाँ विस्फोट हो रहे हैं और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इससे आपने कॉन्सेप्ट दे दिया कि हाँ ये हो सकता है। का एनवायरनमेंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, मतलब वहाँ पे एग्जैक्टली हाइड्रोजन बम ही है, हीलियम बम ही है या समथिंग किसी और का एक्सप्लोजन है, ये डिसाइड कहाँ से हम कर रहे हैं? हमें अभी कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा वहाँ पे एक्सप्लोजन है। टेम्परेचर इसका एनवायरनमेंट कैलकुलेट करने का कि उसके अंदर कौन सी गैसेज है उसका तरीका होता है, तो जस्ट ऐसे ही प्रिजम्पशन नहीं। कैसे बताइए आप मुझे? प्रिजम्पशन नहीं है, इसीलिए इसमें सोलर एक्लिप्स फुल सोलर एक्लिप्स होता है, उनके पास फुल सोलर एक्लिप्स होता है, रेयर्स निकलती है तो उस पर कैलकुलेशन किया जाता है। ये बहुत अच्छी है ना, जब वहाँ भी मिलेगी सोलर एक्लिप्स हो जाता है, जब उससे रेयर्स निकलती है वो कैलकुलेशन में हमें हेल्प करता है कि किस तरह के एनवायरनमेंट है उसी से कैलकुलेट ये आपको फिर तो अभी जो हम इस पर है ना, ये जो अरेंजमेंट है जो प्रोटीन्स के लिए एक्चुअली मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो जस्ट मुझे मेरे पास बायो की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, तो मैं उससे बात करने में मेरा मतलब नहीं और ज़्यादा करीब इसमें नहीं, वो उन्होंने बताया एवोल्यूशन में बात हो रही थी तो मैं इसी पे आ गया। मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट, मतलब मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो रही है बट मेरे पास वो केमिकली में थोड़ा बहुत आ सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे टर्म्स आए वहाँ पे मेरा हाथ तंग रहेगा। नहीं आसानी से समझ में चलिए आसानी देखिए, जैसे ये है ये साफ दिख रहा है कि साइंस से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। किस केमिकल के बाद कौन सा आ रहा है ये इसके बीच में कोई केमिकल फोर्सेस नहीं, या आप चाहिएगा तो
जाके चेक कर लीजिएगा नेट पे, ठीक है, एक चीज़ पूछ लीजिएगा, कोई केमिकल अट्रैक्शन प्रोसेस नहीं। जो फंक्शन हो रहा है वो इसके होने की वजह से नहीं हो रहा, वो पूरा अरेंजमेंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। अच्छा, जैसे लैंग्वेज में मेजॉरिटी कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करता, वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन वर्क करता है, DNA में भी वैसे ही होता है, मेजॉरिटी कॉम्बिनेशन जो है वो वर्क नहीं करता। कोई किसी भी तरीके से रख दिया जाए तो वो वर्क नहीं कर जाए। करेगा, कोड नहीं करेगा प्रोटीन। बहुत स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है वो प्रोटीन के लिए कोड करता है। अच्छा, जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ, बीटी जस्ट हमारा जब बीटी ब्रिंजल आया या टोमेटो आए तो हमने इनके जेनेटिक कोड में ही डिफरेंस पैदा किया, हमने इनको ऑर्डर में दूसरा जीन का इन्वॉल्यूशन किया, राइट किया, उसका एक रिजल्ट हमने देखा, ठीक है। अभी जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन्स की डेवलपमेंट की एनिमल्स में, पूरी सिंथेटिक बायोलॉजी जो है उसी पे बेस्ड बेस्ड है जो हम अपना डेवलप कर रहे हैं। मैं मुझे नहीं पता, दिमाग लगा कर ही हमने किया ना, हमने उस सिस्टम को रीड मैं किया। आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ मैं कि वो कैसे होता है, लेकिन मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अर्चना अरीन जहाँ कहीं भी हो, लाल पंडाल के बाद मेजॉरिटी कॉम्बिनेशन बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है जो प्रोटीन के लिए अर्चना अरीन ठीक है, जहाँ कहीं जैसे भी कि हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिर्फ जीरो लाल पंडाल के बाद लेकिन बहुत मेरे यहाँ पे कंट्रोल रूम है। कॉम्बिनेशन जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में ठीक है। अगर आप किसी भी तरह से जीरोज एंड वंस को अरेंज कर देंगे वो यूजलेस है। बहुत स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ जीरोज एंड वंस, उसी से प्रोग्रामिंग होती है, उसी से सॉफ्टवेयर राइट। नहीं वो एक्चुअली जिसका आप बात कर रहे हो तो 0-1 का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग ऑफ द डेटा, ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग इज द कॉन्सेप्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस कोड होते हैं जीरो वन सेव करेगा वो, बट एग्जैक्टली जो डेफिनेशन उसकी होगी, जो कंडीशंस लगाएंगे वो हम प्रोग्रामिंग अभी डेफिनेशन की बात नहीं की जा रही। अभी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में बनाने के लिए किया था, बिकॉज जीरोज एंड वंस में आप नहीं कर पाओगे, वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में आप उसको ह्यूमन लैंग्वेज में देते हो, वो उसको कन्वर्ट करता है इन जीरोज एंड वंस। आप बात कर रहे हो जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है प्राइमरी लेवल की, उसमें 0-1 में कोडिंग करते हैं, जिसको हार्डवेयर इंटरप्ट के नाम से बनाया है, हार्डवेयर लैंग्वेज, तो वो 0 फॉर्मेट में। बात की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम विजुअल इंटरफेस यूज करते हैं, उसमें हम इस टाइप में करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, कन्वर्ट करता है जीरोज एंड वंस। कंप्यूटर्स का स्टोरेज सिस्टम वर्किंग 0-1, इसको हम जो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज बोलते हैं गड्ढा और खंभा, गड्ढे और खंभे 0 जिसको बोलो आपकी CD में रजिस्टर डाटा फिट्स पे होते हैं, वो लेकिन वो अल्टीमेटली जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो जीरोज एंड वंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इवन अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें, अगर हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, राइट। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जैसे लैंग्वेज हमने देखी और या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमने देखी, दोनों में जो सीक्वेंस है वो मायने रखता है ना। यहाँ पे भी सीक्वेंस मायने रख रहा है, वहाँ पे भी सीक्वेंस मायने रख रहा है। आप कहीं पे भी इन अ नोन वर्ड कहीं पे भी आप जहाँ पे भी सीक्वेंसिंग देखेंगे कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सोच होगा, दैट इज दिस कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस। कहीं पे भी एक्सकलेशन होते हैं और इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं, तो इट इज़ ऑटोमेटिकली कंक्लूडेड कि यहाँ सिविलाइजेशन था। वाई? बिकॉज सिक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, मैं कॉम्प्लेक्सिटी की नहीं बात करता, बिकॉज एनी कॉम्बिनेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की बात है जहाँ सीक्वेंस मैटर कर रहा है, सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी जहाँ मैटर कर रही है, वहाँ पे आप जितनी भी नोन चीज़ें हैं आप उसमें देख लीजिए, सिर्फ एक ही चीज़, एक ही उसके पीछे होता है, दैट इज इंटेलिजेंस। दिस कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस, दैट कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस। कहीं पे भी एंड द फ्यूजन इज व्हाट, फ्यूजन इज व्हाट। अब अगर हम जीन्स में आए, जेनेटिक्स में देखेंगे ना, तो जितनी भी सिंथेटिक बायोलॉजी है, ठीक है, जहाँ पे जीन्स के कोड की जाती है, ऑल इज डन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम, स्पेसिफिक अरेंज किए जाते हैं थ्रू इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी। जो आपने उसकी बात की थी कि वो टमाटर को उसमें ऑर्गन्स की या टमाटो को उसमें कर लिया जाता है, हार्ट्स, लंग्स, किडनीज ऑल आर डेवलप्ड राइट नाउ यहाँ पे दिया in the US and some other countries. वहाँ स्पेसिफिक जेनेटिक कोडिंग की जाती है यूजिंग इंटेलिजेंस। एवोल्यूशन वैसे नहीं होता कि आपने कंडीशंस बना दी हो स्पेसिफिक। आप देख लीजिएगा सिंथेटिक बायोलॉजी में कहीं पे भी जहाँ पे वर्क होता है कोडिंग की जाती है।
कुछ कहते हैं ये सही है, कुछ कहते हैं ये गलत है। डीएनए फॉर्मेशन में या फिर मेजर इन्फॉर्मेशन क्या से जब हमको वही स्पेसिफिक अरेंजमेंट मिल रहा है ऑफ केमिकल्स एंड हमको मालूम है कि इसमें कोई केमिकल अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होता, देयर आर नो केमिकल अट्रैक्शन यानी फोर्सेस। सेल्स का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है उसके बारे में क्या है? देखिए आप क्या बताना चाहते हैं? उनका डीएनए का स्टोरेज कैपेसिटी क्या क्या लिमिटेशन है? नहीं आपको मतलब ऐसा नहीं लग रहा है इतना सिस्टम सब कुछ बनाया सब कुछ और यहाँ मतलब शायद हमारी आपकी इस सोच से बियॉन्ड उसकी कैपेसिटी हो या हो सकता है बहुत लिमिटेड हो, जैसा जो सेल्स का डेवलपमेंट जेनेटिक्स का जैसा उससे मेरा आर्गुमेंट नहीं चल रहा है। मैं आर्गुमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है आई एम जस्ट मेकिंग यू दिस हमारा कंक्लूजन वी हैव गॉट मोर टाइम। जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है यहाँ पे कोई केमिकल अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होता। डगलस एक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा दीजिएगा मैं इसको आपको लिख दे दूँ, यू कैन रीड इन डिटेल पीयर रिव्यूड पेपर में है कि बाय चांस इसका आना चांसेस आर मिनिमम। लेगो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह में बहुत सारे संदेश चांसेस आर मिनिमम। बहुत सारे जब डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी ही यूज्ड अ मेथोडोलॉजी इट इज कॉल्ड इन्फरेंस टू बेस एक्सप्लेनेशन। उसने पीछे जाके देखा नहीं था नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है, उसके पास एक डेटा था और उसने कहा कि इसको सबसे अच्छी तरह से क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें एक कंडीशन जरूरी है, जो भी एक्सप्लेनेशन आप कॉज यूज कर रहे हो डेटा के एक्सप्लेनेशन में आपके पास इंडिविजुअल प्रूफ होना चाहिए कि उस कॉज से ये रिजल्ट होता है। जिम्मेदारी आ गई फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लावा है उसको फॉलो तो आपका कंक्लूजन होगा कि यहाँ पे वोल्केनो रहे हुए हैं। गलत है हमारा चाहे अभी ना दिख रहा लेकिन अगर लावा है तो वोल्केनो एरप्शन यहाँ हुआ होगा, यहाँ वोल्केनो रहे हुए हैं। क्यों? क्योंकि तो सबसे अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करता है। दूसरा हमको मालूम है कि वोल्केनो का रिजल्ट ये होता है। अक्सर हम अपने गाँव में जब डीएनए दुनिया में आने के बाद जो दुनिया की दिस इज द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शनल प्रोटीन बाय चांस इट इज 1 by 10 to the power of 164। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा नंबर है। ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है कि हमको दुनिया में रहना है तो खाने पीने तो केमिकल अट्रैक्शन फोर्सेस वर्क नहीं कर रही असल मकसद चांस बाय चांस आने का वो कम है। बट वी नो ऑफ अ कॉज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि डीएनए का अरेंजमेंट फॉर अ वर्किंग प्रोटीन यूजिंग इंटेलिजेंस किया है। जब हमको वही इंफॉर्मेशन इन बायो मिल रही स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा देन ऑल्सो वी नीड अ फंक्शनल डीएनए जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा हो और इनफ प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा हो कि एक सेल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मॉडस्ट लेंथ का मानव जाति के लिए फिर जब मेजर लीव्स हैं जितने भी इंसान एवोल्यूशन के वहाँ पे भी बाय चांस नहीं होता और नेचुरल सिलेक्शन तभी वर्क करेगा जब इंफॉर्मेशन हो। नेचुरल सिलेक्शन इंफॉर्मेशन ला नहीं सकता, इंफॉर्मेशन पे वर्क कर सकता है। इंफॉर्मेशन लाने के लिए जब नेचुरल ये बाई चांस नहीं वर्क कर रहा तो वी नो ऑफ अ कॉज जिससे रिजल्ट मिलता है दैट इज इंटेलिजेंस। यानी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं से है। we can conclude from this information we can infer कि इसके पीछे कोई ना कहीं से जो इंटेलिजेंस आया है, कहीं से जो आपका फोर्स वर्क कर रहा है, someone is responsible for this. कोई ना कोई Who इंटेलिजेंस is someone? You have a faith on it. अभी तो हम साइंटिफिक उससे चल रहे हैं Existence. अभी हम साइंटिफिक उससे चल रहे हैं अभी हमने आइडेंटिफाई किया अमूर्त अभी हमने आइडेंटिफाई किया कोई इंटेलिजेंस है। वो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस क्या है? हम आगे स्टेप पे बढ़ेंगे तो आगे मैं कंक्लूजन पे जल्दी आना चाह रहा था, मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। कंक्लूजन क्या है? देखिए मैं जो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बहुत क्लियरली बता दूँ कि गॉड एग्जिस्ट करता है। बट मैं पूरा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो यूज साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है उसको लेके करूँगा। मैं एम्बिगुअस बातें नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज कुरान से जस्ट बिकॉज बाइबल से। एक चीज़ आ दीजिए कि अगर आप कह रहे हो कि आज मैंने इस हाथ में ये टॉफी रख दी है तो इससे पहले ये हाथ खाली भी था, ठीक है? तो अगर आप जिसमें बात कर रहे हो कि सेल में इंटेलिजेंस आया तो कभी ये सेल खाली भी रहा होगा? सेल था ही नहीं। सेल था ही नहीं। सेल जब बिगनिंग हुआ है सेल एक फंक्शनल सेल के लिए आपको एक मॉडस्ट लेंथ का डीएनए चाहिए जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स को वर्क कर पाए तभी सेल वर्क करेगा। वो डीएनए के लिए हमने इन्फर किया है कि वो डीएनए हमारा जब सेल फॉर्म हुआ, इटसेल्फ हुआ या आउट ऑफ फोर्स से फॉर्म हुआ तो
वो इन्फॉर्मेशन लेके करने फॉर्म के लिए पुराना या इन्फॉर्मेशन कंटेंट ना उसमें फॉर्म होता है। उसके अंदर जो डीएनए फॉर्म हुआ, पुराने किसकी जगह सेल बात करें फर्स्ट सेल जो फॉर्म हुआ, उसके अंदर जो डीएनए फॉर्म हुआ, उसकी जो सीक्वेंसिंग मतलब डीएनए पहले से था, डीएनए बाद में सेल में फॉर्म हुआ। केमिकल्स थे, जो डीएनए के केमिकल्स हैं वो थे, उसकी केमिकल सीक्वेंस उस एनवायरनमेंट में भी रहे होंगे पूरे, उसकी जहाँ पे सेल फॉर्म होगा, यानी जो एनवायरनमेंट था उस एनवायरनमेंट में भी डीएनए इन्फॉर्मेशन पहले नहीं, आप बात सुनिए। जो जब पहला सेल फॉर्म, पूरी बात करिएगा, जब सेल के अंदर डीएनए में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो केमिकल्स थे। मेरा ये कहना है कि उसकी जो सीक्वेंसिंग की है, सीक्वेंसिंग ताकि वो प्रोटीन के लिए कोड करे, वो किसी इंटेलिजेंट बीइंग है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो पॉइंट करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंट बीइंग है। फर्स्ट सेल फॉर्म हुआ तो उस सेल की क्या नीड थी ये उसको पता थी, उसको क्या करना है ये उसको पता था। अगर उसमें कोई इंटेलिजेंस था, उसके इन्फॉर्मेशन था, अंदर इंटेलिजेंस था कि नहीं कह रहा। प्रोटीन को प्रोड्यूस कर पाने के लिए जिस जो डीएनए फॉर्म हुआ है वो डीएनए किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने फॉर्म किया, क्योंकि सीक्वेंसिंग बिना इंटेलिजेंस के नहीं हो सकती। यानी उसके फॉर्म होने के पीछे किसी और की इंटेलिजेंस थी। जैसे आप इस लाइफ लैब के पीछे कोई और लाइफ है। जैसे आप लैब में एक सेल बनाते हो, उस सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब इंटेलिजेंस नहीं होती, आप अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उसको बनाते हो। वैसे ही जो पहला सेल बना, उसको बनाने के पीछे कोई इंटेलिजेंस हम नहीं। इस थ्योरी में कोई नहीं कर सकते हैं कि जो है जिस चीज़ को हम मान रहे हैं कि ये गॉड है या सुपर पावर है, वो सुपर पावर ना हो के किसी और यूनिवर्स से आई कोई और पावर, एलियन हो। पावर तो कम से कम माने। मैं तो फिर मैं हमारा- आ रहा हूँ उस पे। मैं आपसे कह रहा था ना कि अभी हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम पहुँच पाएंगे। स्टेप कंसोलिडेट करके देखिए, अगर कंसोलिडेट करके मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा ना तो आप कह दोगे आपका क्लियर। अभी मैं जैसे जैसे इस पे आया, सेल के पीछे इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस क्या है? वो कोई एलियन है इसी यूनिवर्स का या यूनिवर्स के बाहर की कोई चीज़ है? अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो उस कंक्लूजन को वो कंक्लूजन में निकल आए यूजिंग स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेथडोलॉजी, कोई इधर उधर की बात नहीं। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपनी मेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको डिटेल्स आपको मेल कर दूँगा, ये भी आप पढ़िए। मेरा एक फॉर्म है, मैं समझ में आप राइट डाउन कर लो।